चलें जी, ये इंट्रॉपी का डिटेल टॉपिक हमने कवर किया है। अभी हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ क्या कहता है? पहले हमने देखा फर्स्ट लॉ, उसकी जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ ये बात कहता है कि इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम टोटल इंट्रॉपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस यानी सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रॉपी इंक्रीज होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ये बात आपने याद रखनी है। तो ओवरऑल फिर टोटल इंट्रॉपी क्या हो जाएगी? जीरो से ज्यादा हो जाएगी। जितने भी आपके नेचुरल रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें यूनिवर्स की इंट्रॉपी ऑलवेज इंक्रीज हो रही होती है। टोटल इंट्रॉपी को ही यूनिवर्स की इंट्रॉपी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है हमें, जो कि फर्स्ट लॉ नहीं बताता था। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ये हमें बात बताता है कि हीट जो होती है ना, वो नॉन ऑर्डर से ऑर्डर की तरफ मूव करती है। नॉन ऑर्डर से ऑर्डर की तरफ मूव करती है, ये बात आपने याद रखनी है। हीट कहाँ से मूव करती है? नॉन ऑर्डर से ऑर्डर की तरफ। फिर ये आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन डिटरमाइन करने का बताता है, ठीक है। हेल्प्स टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और ये आपको ये बात भी बताता है कि आप मैक्सिमम एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% आप इसको नहीं कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकते। ये कार्नेट जो साइकिल है, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो आपको ये चीजें पता होंगी, एफिशिएंसी और सारी चीजें। तो उसमें क्या था कि जो 40 to 50% जो होता है ना, उसको आप हीट जो होती है उसका 40 to 50% यूटिलाइज कर पाते हैं। बाकी जो हीट होती है वो जाया हो जाती है, ठीक है, सिंक में चली जाती है। तो इस तरह से अब इसके मुताबिक अगर डेल्टा एस ग्रेटर है जीरो से तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एस लेस देन है जीरो से तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस इक्वल टू जीरो तो इक्विलिब्रियम में होगा और रिवर्सिबल होगा। ये जो लॉ है ना, ये हमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ बताता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ये बात याद रखें। अब जो आप लोगों ने मुझे एग्जांपल दी थी कि सर वेपर प्रेशर जो होता है, तो वो आप लोग खुद से आइडिया अंदाजा लगा लें, क्या वो रिवर्सिबल नहीं था? क्लोज कंटेनर में कौन से प्रोसेस होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान आता है। तो आपकी वो लॉजिक बनती ही नहीं थी, ठीक है जी। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, मोस्टली 99%, ठीक है जी। 1% को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे। हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है। थर्ड लॉ कहता है कि entropy of a perfect crystal is zero
एट एब्सोल्यूट जीरो। यानी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर एक क्रिस्टल है, उसमें 100% ऑर्डर पाया जाएगा, उसमें डिसऑर्डर 0% होगा। डिसऑर्डर 0। ये बात ये हमें करता है कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, -273 डिग्री, एक क्रिस्टल है, उसमें ऑर्डर ही ऑर्डर होगा, डिसऑर्डर उसमें 0 होगा। इसकी प्रैक्टिकल ये लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, तो ये हमें बताता है कि वी कैन नॉट अचीव एब्सोल्यूट जीरो, अचीव एब्सोल्यूट जीरो। हम एब्सोल्यूट जीरो को हासिल नहीं कर पाते। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चांसेस ऑफ एंट्रोपी किसमें सबसे ज्यादा होंगे? आप लोगों ने बताना है। हाँ जी, चांसेस किसमें ज्यादा होंगे एंट्रोपी के? सर गैस में गैसेस में। गैस आप सब Yes. गलत बता रहे हैं। सॉलिड में चांसेस ज्यादा होंगे, गैस तो ऑलरेडी रैंडम है। मैंने ये पूछा कि किसको हम रैंडम बना सकते हैं ज्यादा, तो सॉलिड को रैंडम ना बनाएंगे क्योंकि गैस तो ऑलरेडी रैंडम है। बात समझ में आई? चांसेस पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा कि कौन सी चीज रैंडम है। मैंने आपसे पूछा कि किसमें चांसेस ज्यादा हो सकते हैं रैंडमनेस के, तो सॉलिड डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में है, उसको हम लेस ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आई बात या नहीं? ये तो ऑलरेडी लेस ऑर्डर्ड में है, तो इसमें क्या चांसेस होंगे? यस सर, हमने यही देख के बताया कि उसमें तो वो हाँ जी, तो सॉलिड में तो बस ये जो कॉन्सेप्ट होती होता है है ना, वो इसको तो थोड़ा सा ग्रिप करना है आपने, ठीक है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चांसेस किस में ज्यादा है, तो फिर आप गैस लगा तो देंगे सर मोस्ट। सर लिक्विड भी तो हो सकते हैं, मतलब सॉलिड में तो एटम्स होल्ड होते हैं ना ज्यादा सॉलिड में स्थिति। ज्यादा ऑर्डर होता है कि या लिक्विड में होता है? सर ऑर्डर ज्यादा सॉलिड में होता तो है, लेकिन सॉलिड फिर आपने कहा ना। जिसमें जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उसी को ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं हम। जी सर। लिक्विड तो बहुत मतलब बाद की बात है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम, हम अब इसकी बात करते हैं। ये एक लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थर्मल इक्विलिब्रियम का सहारा लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है? ये हमें कहता है कि जब टू बॉडीज टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। ये ऐसे ही है कि जब दो जिस्मों को आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी है ए, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री, दूसरी बॉडी है बी, उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री। अब जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो इनका टेम्परेचर सेम हो जाता है। मैं कहता हूं इन दोनों का टेम्परेचर हो जाता है 45 डिग्री। हीट फ्लो करती है यहां से यहां, और इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि जब दो मुख्तलिफ टेम्परेचर वाली चीजें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है जी। अब हम जीरोथ लॉ की बात करते हैं। आपने ना मैथ में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आई थिंक वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। जीरोथ लॉ को आप फोर्थ लॉ भी कहते हैं, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्या होता है? ये कहता है कि ए अगर
बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो फिर ए भी इक्विलिब्रियम में होगा सी के साथ। समझ आ रही बात? ए अगर बी के साथ इक्विलिब्रियम में और बी सी के साथ है तो ए डेफिनेटली सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो थर्मोडायनामिक सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। मैं आपसे कहता हूं कि ये ए है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है रिएक्शन का, ये बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और बी जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब इसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री है, तो अब देखें ए और सी का टेम्परेचर भी तो 40 डिग्री होगा। वही बात जो मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम इसलिए समझाया था कि आपको फोर्थ लॉ समझ में आ जाए कि दो डिफरेंट अजसाम है, उनको आप इक्विलिब्रियम में लाते हैं तीसरे के साथ, तो इन तीनों का जो होगा टेम्परेचर वो एक दूसरे के साथ सेम हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। आप जो थर्मोमीटर यूज करते हैं जिससे आप ना टेम्परेचर मेजर करवाते हैं, फीवर वगैरह हो जाए तो उससे पता चलता है, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मुख्तलिफ होता है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही वो आप जुबान के नीचे उसे थर्मोमीटर को रखते हैं तो जो टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी का वो नोट कर लेता है, तब तक वो टेम्परेचर राइज होना होता रहता है जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर वो सेम ना हो जाए, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है। थर्मोमीटर सर जी सर ये जो थर्मोमीटर आपने कहा कि टेम्परेचर जो है ना चेक करता है, तो उसे उसको मुंह में क्यों रखते हैं? मुंह में तो हालांकि टेम्परेचर बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा, आप क्योंकि उसको स्लाइवा स्लाइवे बगल की में वजह। भी रख सकते हैं। नहीं, वैसे वहां क्यों रखते हैं मुंह में? तो आपकी बगल में ही बॉडी रखना में जो चाहिए। ना एक्चुअल में जो पार्ट्स हाँ। होते हैं ना, ये चीजें होती टंग के नीचे, एक तो जुबान के नीचे, और आप ज्यादा जो टेम्परेचर फील होता है वो बगल के नीचे होता है। अब ये जो ज्यादा यूज करते हैं वो बगल के नीचे रखते हैं। टेम्परेचर होता है ना इशू के, आपने जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उसमें से आपने देखना होता है। जीरोथ लॉ जो होता है ये सेटअप करता है आइडिया ऑफ टेम्परेचर एज ए इंडिकेटर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी जो टेम्परेचर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है कि अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो टेम्परेचर सर ये यहाँ चीज पर दोबारा बोल दें, जो रिपीट कर दें, आइडिया ऑफ टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर होता है ना वो थर्मल मैं अपने इक्विलिब्रियम दो को बताता है कि मैं अपने दो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गिब्स फ्री एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें जी, गिब्स फ्री एनर्जी होती है द पार्ट ऑफ टोटल इंथाल्पी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि 100% एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो कितना हिस्सा कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क में वो हमें बताती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो टोटल इंथाल्पी हमारे पास होती है डेल्टा एच, ये सम होती है गिब्स फ्री एनर्जी का और रैंडमनेस का, इन दोनों का सम होती है बेसिकली। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, इस टोटल में से रैंडमनेस को निकाल दें, ये जो पार्ट होता है ये ना आपका सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे बात करूं
तो ये जो आपका टीएस वाला पोर्शन होता है, ये वो पोर्शन होता है जो एनर्जी रैंडमनेस में जाया हो जाती है। किस में जाया हो जाती है? रैंडमनेस में जो एनर्जी आपकी जाया हो जाती है। इसको अभी समझते हैं हम। तो डेल्टा जी का फार्मूला बन जाएगा जी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट जॉल में होता है, जॉल में मेजर किया जाता है इसको। ये एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ डेल्टा जी साइक्लिक 0 होता है। ये फाइनल क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी का, फाइनल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये किसी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को चेक करने का ये फाइनल क्राइटेरिया होता है। ये बात आपने याद रखनी है। गिब्स फ्री एनर्जी ही मेन क्राइटेरिया है, बाकी चाहे फेल हो जाए लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी फेल नहीं होती। इसकी बुनियाद पर आप चेक करते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं आपसे कहूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू -100 किलो जॉल, तो आप मुझे बताएं क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस जी? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि माइनस का मतलब है कि इतनी एनर्जी वर्क में जा रही है। समझ आ रही बात? यूजफुल वर्क में इतनी एनर्जी जा रही है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी 0 है तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम होगा। इसको समझाता हूं मैं आपको। एक सेल है, इसको समझिएगा। इसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक आपका एनोड है, एक आपका कैथोड है। एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर आपने इसको एक बल्ब वायर लगाई है और वायर के साथ एक बल्ब अटैच है। अब आपको पता है ईएमएफ इटसेल्फ एनर्जी या वोल्टेज कह सकते हैं या एनर्जी कह दें। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर जाएंगे तो वो इस ईएमएफ की वजह से जा रहे होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते तो बल्ब लाइट अप हो जाता है, रोशन हो जाता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, एनोड जो बना हुआ है। तो जिंक क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और Zn2 पॉजिटिव में चला जाता है, वो सॉल्यूशन में आ जाता है Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जाना तो इसको, इसकी मैं कहता हूं ईएमएफ थी 2 वोल्ट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ना राड के ऊपर तो इसकी ईएमएफ थी 2 वोल्ट, लेकिन जब वायर में मूव करते तो उसकी ईएमएफ आ जाती 1.3 वोल्ट। तो वो 0.7 वोल्ट कहाँ चली गई? वो जो एनर्जी थी वो कहाँ गई? एक्चुअल में वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स की रीअरेंजमेंट में इस्तेमाल होती है, रीअरेंजमेंट में। अब यहां से हमें अंदाजा हो गया कि जो टी डेल्टा एस थी या एल डेल्टा एस थी वो 0.7 वोल्ट थी। टेम्परेचर आपको पता होता है कि कितना होता है। तो इंट्रॉपी यहाँ पर कितनी थी? 0.7। टोटल मैं कहता हूँ एनर्जी थी 2 थी, तो जो आपकी इंट्रॉपी थी वो 0.7 थी। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है कि टोटल पोर्शन आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसमें से कुछ रैंडमनेस में चला जाता है, कुछ बिगाड़ में चला जाता है, कुछ पोर्शन सिस्टम को मेंटेन रखने में चला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप लोग सेविंग्स करते हैं, जैसे ही ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
सेविंग कर रहे होते हैं कि जी अपनी आखिरी रस्मात के लिए कुछ हम पैसे सेव कर लें। लेट्स सपोज कि एक आदमी के पास 2 लाख है ठीक है, वो उसमें से 1 लाख दे सकता है और 1 लाख वो कहता है कि मैं इसको सेव कर लूं। तो वो जो 1 लाख वो देता है वो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। हालांकि उसके पास तो 2 लाख था, चाहता तो वो 2 लाख दे सकता था, लेकिन 1 लाख वो अपनी मेंटेनेंस के लिए रखता है। ठीक है, 1 लाख वो अपनी मेंटेनेंस के लिए रखता है, सिस्टम अपनी बका के लिए। सिस्टम अगर सारी एनर्जी दे दे तो वो खत्म हो जाएगा, तो 1 लाख सिस्टम अपने लिए रखता है, बाकी 1 लाख दे सकता है। तो वो एनर्जी का या वो आप कह लें पोर्शन या वो हिस्सा जो सिस्टम यूजफुल वर्क में लगाता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जी समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर है जी? यस सर। चलें अब हम लास्ट जो है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं जी। कपलिंग रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसको कपलिंग रिएक्शन क्या क्यों कहते हैं? देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि हमारी हमारी जो एनर्जी है जो एक रिएक्शन से जनरेट हो रही है वो दूसरे रिएक्शन के लिए यूजफुल साबित हो जाए। मैं कहता हूं कि ए जा रहा है बी में, तो ये एनर्जी रिलीज करता है -100 किलो जूल पर मोल, और सोडियम को लेट्स सपोज सोडियम को रिड्यूस होने के लिए मैं कहता हूं डेल्टा जी जो चाहिए वो +80 किलो जूल चाहिए। तो अब देखें, मैं ये जो ए जा रहा था बी में, इन दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन क्यों करूंगा? क्योंकि जो इससे एनर्जी रिलीज होगी वो इसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ऐसे रिएक्शंस को कपलिंग रिएक्शन का नाम देते हैं। लेकिन याद रखें इनका ओवरऑल सम जो एनर्जी का वो नेगेटिव आना चाहिए, तब वो रिएक्शन कामयाब होगा। ठीक है जी। कल हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और इसके साथ जो इसके टॉपिक्स रहते हैं वो हम देखेंगे। आज यहाँ तक जो चीज पढ़ी है अगर वो समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? सर आपने ये बात है की ना कि एंट्रोपी जो है ये जो मेजर है किसकी, रैंडमनेस की ना। जी तो हमने परसों आपने पढ़ाया था सर, इंटरनल एनर्जी को जो है वो हम मेजर तो कर ही नहीं सकते ना, उसकी जो जी चेंजिंग है उसको मेजर करते हाँ हैं। जी, तो तो क्या एंट्रोपी में भी चेंज को मेजर करते हैं। अच्छा डायरेक्ट नहीं मेजर कर नहीं सकते? कि जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं उनको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। सही है। तो सर दूसरी आपने ये बात की कि जो एंट्रोपी है अगर ये नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो क्या एंट्रोपी नेगेटिव नहीं मतलब भाई, पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होता है। पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस होता है? जी बस ठीक।